Okay, so we are starting a new chapter today, and it's called States of Matter. और States of Matter में सबसे पहले हम पढ़ेंगे solids. इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने पहले ही वो लेवल्स में पढ़ा हुआ है. I'll go थोड़ा सा तेज जाऊंगा मैं, but let me know if you don't understand anything. Okay? Okay. सबसे पहले what are lattices? Lattices are simply a form of pattern, you can say. When solids are arranged in a regular 3D pattern, we call them lattices. Okay? Uh, देखो, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम्स होते हैं, ठीक है, और जब एटम्स अपने आप को 3D अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं सॉलिड्स में, तो उनको हम उनकी लैटिस कहते हैं. ठीक है, लैटिसेस जो हैं वो एलिमेंट्स की भी होती हैं, कंपाउंड्स की भी होती हैं. हमने ये सारी पढ़ी हुई हैं पहले. एलिमेंट्स की लैटिसेस की मैं बात करूँ तो 3 तरह की होती हैं. सबसे पहले मोनोएटॉमिक या सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस, जिस तरह इसको रहने दो, जिस तरह आर्गॉन है. ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूलर हमने पढ़ा था ना, कोवेलेंट 2 तरह के होते हैं. देयर आर सिंपल मॉलिक्यूलर एंड देयर आर मैक्रोमॉलिक्यूलर. ठीक है, and there are macromolecular lattices like diamond, graphite, कार्बन की जो फॉर्म्स हैं, then silicon. ठीक है, ये एलिमेंट्स की लैटिसेस हैं, याद रहे. दे आर नॉट कंपाउंड्स, राइट. दिस इज एलिमेंट. ओके, एंड देन यू हैव मेटालिक लैटिसेस. मेटालिक लैटिसेस होती ही एलिमेंट्स की हैं, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे, एक फॉर एग्जांपल सोडियम का अगर आप एक चंक लेते हो, उसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होगी, तो सोडियम के ही एटम्स आपस में बॉन्ड कर रहे होते हैं, इसको मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं. तो एटॉमिक लैटिसेस यानी कि एलिमेंटल लैटिसेस 3 है: मोनोएटॉमिक, मैक्रोमोलिकुलर और मेटालिक. ठीक है, लेकिन ये याद रहे कि सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस कंपाउंड्स की भी होती है. कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस भी होती है. ठीक है, जैसे HCl हो गया, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये सारे सिंपल मॉलिक्यूलर हैं. और मैक्रोमोलिकुलर लैटिस कंपाउंड्स की भी होती हैं, जैसे कि सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ना, सैंड. या उसके बाद मेटालिक लैटिस. मेटालिक लैटिस जो है वो सिर्फ एलिमेंट्स की होती है. ठीक है, कंपाउंड की नहीं होती. कंपाउंड की लैटिसेस क्या है हमारे यहाँ, अगर हम मेजरली उनको स्प्लिट करें तो या तो आयोनिक लैटिस होती हैं कंपाउंड्स की, ठीक है, या कोवेलेंट लैटिस होती हैं. कोवेलेंट की 2 टाइप्स होती हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर और दूसरी मैक्रोमॉलिक्यूलर. सिंपल मॉलिक्यूलर इज लाइक HCl और सारे के जो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं यार, किसी को भी ले लो, कोवेलेंट कंपाउंड्स में सिंपल मॉलिक्यूलर ही होती है. कम ही होते हैं जो मैक्रोमॉलिक्यूलर होते हैं. इस तरह सैंड है, ये हमने वो लेवल में पढ़ा था. सिंपल मॉलिक्यूलर की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिसेस जो हैं वो आपकी उनके लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, उनके उनमें वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं. दे हैव वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. अब ये टेम्परेरी डाइपोल वाली भी हो सकती हैं और परमानेंट भी हो सकती हैं. अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो परमानेंट डाइपोल्स वाली होंगी. अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो टेम्परेरी डाइपोल्स वाली होंगी. ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स उनके लो होते हैं क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेज इनहेरेंटली वीक होती हैं, इतनी स्ट्रांग नहीं होती. ठीक है, देन यू हैव मैक्रोमोलिकुलर लैटिसेस. उसमें डायमंड आता है हमारा. ठीक है, डायमंड में हमें वी ऑलरेडी नो. डायमंड में जो है वो हमने ऑलरेडी पता है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, शेप टेट्राहेड्रल होती. ठीक है, और फिर सैंड का स्ट्रक्चर होता है SiO2. ठीक है, ईच सिलिकॉन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स. Each silicon atom is covalently bonded to 4 oxygen atoms. That's what he's saying. And each oxygen atom is bonded to 2 silicon atoms. Each oxygen atom is bonded to 2 silicon atoms. Right? तो अगर आप इसको देखो कि एक सिलिकॉन एटम अगर 4 के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करे और एक ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड करे, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होना चाहिए, Si2O4. लेकिन हमें पता है कि सैंड का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2. तो इसको हमने सिंपली सिंप्लीफाई किया हुआ, इसको सिंपल रेशो में लिखते हैं फॉर्मूले को, SiO2. ठीक है, लेकिन जब इसका नाम लिखते हैं तो फिर रिमेंबर तो हम लिखते हैं बाकायदा सिलिकॉन 4 ऑक्साइड. ठीक है ना, सिलिकॉन 4 ऑक्स का मतलब है सिलिकॉन के ऊपर +4 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो इट हैज़ टू बी Si2O4. ओके, फिर हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखते हैं. ओके, तो वी डोंट कॉल इट सिलिकॉन डाइऑक्साइड ना, वी कॉल इट सिलिकॉन 4 ऑक्साइड. लेकिन हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. ये वो लेवल्स हम कर चुके हैं.
एंड देन यू हैव मैक्रोमोलिकुलर लैटिसेस में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट डायमंड की तरह कार्बन की एक फॉर्म है। कार्बन नेचर में दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक डायमंड है और एक ग्रेफाइट है। डायमंड में ईच कार्बन एटम वाज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, और कार्बन वैसे भी 4 बॉन्ड्स ही बनाता है, इसका मतलब उसका आउटर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। और ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स, तो इसकी वजह से sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, हमने sp2 हाइब्रिडाइज का आपको नहीं पता चलेगा अभी, बट ऐसा इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है इस चैप्टर में उसका। ठीक है, ईच कार्बन एटम ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था, तो बॉन्डिंग कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। जहाँ पे 3 बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पे कार्बन जहाँ पे 3 बॉन्ड बनाता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है। जहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होती है। अब जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल की थी डायमंड की, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या था? टेट्राहीड्रल। ठीक है, जब टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है तो एंगल 109.5 होता है, आपकी हाइब्रिडाइजेशन ऑटोमेटिकली sp3 होती है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड्स बना रहा है, जिसका मतलब ये है कि फॉर ईच कार्बन एटम देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन दैट रिमेन्स अनएंगेज्ड। ठीक है, एक बात आपको पता होना चाहिए, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, ये जो ये ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे के वो जो स्टैक हुई हुई हैं, ये लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को क्या कहते हैं? ग्राफीन की लेयर्स होते हैं। ग्राफीन की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई होती हैं ग्रेफाइट में। ठीक है, और ये जो फॉर ईच कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन अनएंगेज्ड रहेगा, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू डायमंड। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन सारे सारे बिटवीन द लेयर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द लेयर्स। तो यहाँ तो ये बिटवीन द लेयर्स और अलोंग द लेयर्स जो है ना, ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने ओ लेवल में भी पढ़ा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लार्जली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इसकी रीजन आपको बता दिए। अच्छा जी, मैक्रोमोलिकुलर लैटिसेस के ऑब्वियसली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप उनको मेल्ट करना है तो आपको उनके कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, जिसकी बहुत एनर्जी लगती है जिसमें। ठीक है, जो सिंपल मॉलिकुलर होते हैं उनके तो आप सिंपली इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज ओवरकम कर लेते हो ना। लेकिन अब ये वाला जो मैक्रोमोलिकुलर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल एक्सटेंड होता रहता है, तो यहाँ पे आपको बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। इस तरह डायमंड में आपको ये वाइट वाइट कलर के जो बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ये तोड़ने पड़ेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। ओके, सो दैट्स व्हाई macromolecules have high melting points, because you'll have to break covalent bonds which require a lot of energy. ठीक है, तो डायमंड और ग्रेफाइट का कंपैरिजन है। कलर डायमंड का कलरलेस होता है, ग्रेफाइट ब्लैक होता है। डायमंड इज वेरी हार्ड, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन ड्रिलिंग। वी डन दिस इन ओ लेवल्स अगेन। इसका यूज होता है ड्रिलिंग में। इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी, इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायमंड की पोर होती है, बैड कंडक्टर होता है, और ग्रेफाइट जो है इट्स वेरी गुड अलोंग द लेयर्स। Like I said, diamond and graphite are two forms of carbon. ठीक है, इस यानी कि हम कहते हैं वर्ड यूज करते हैं, वी यूज द वर्ड एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होता है? एलोट्रोप्स आर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट जितनी फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है उसको उसके एलोट्रोप्स कहते हैं। जैसे कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। ओके, बच्चों अभी तक सारा पुराना ही था, मुझे बताओ क्लियर है? ओके, अच्छा, उसके बाद कार्बन की एक और फॉर्म है जो हमने बनाई है, एलोट्रोप। It's a class of compounds. They are known as fullerenes. They are known as fullerenes. और फुलरीन में आपको एक दो पता होना चाहिए इनके नाम। पहला है बकमिनिस्टर फुलरीन। ठीक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप C60 से, इस वजह से मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। यू नो द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ना, अगर लिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है तो वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, लाइक हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं जो फुटबॉल की तरह अरेंज हुए होते हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर इतना ज़्यादा पूछते नहीं है, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखो। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कुछ डी लोकलाइज हैं, यानी कि डी लोकलाइज का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी फ्री होते हैं,
लेकिन ग्रेफाइट के कंपैरिजन में कम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ यू कंपेयर इट विद ग्रेफाइट, बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ यू कंपेयर इट विद डायमंड. ठीक है. देन ये देयर इज समथिंग नोन एज नैनो ट्यूब्स, ये भी फुलरीन्स की टाइप्स हैं. ठीक है. ये भी हेक्सागोनल हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, बट ये ट्यूब्स की तरह अरेंज हुए होते हैं. अगर तुम लोगों ने अभी, हम लोग बात ही कर रहे थे, मैं हमजा के साथ बात कर रहा था उसकी ओपेनहाइमर की मूवी की. तब किसी ने अगर बैटमैन ट्रायलॉजी देखी हो ना, तो उसमें मिस्टर फॉक्स जो है ना, वो दिखाते हैं उसको सूट ब्रूस वेन को. क्रिस्टोफर नॉलन की बात कर रहा हूँ, बैटमैन बिगिंस में. तो उसमें उसको बताता है कि नैनो ट्यूब का बना हुआ सूट. उसको बताता है कि दिस इज लाइटर बट दिस कैन स्टॉप अ नाइफ, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. अगर किसी को याद हो, आई डोंट नो, किसी ने देखी हो अगर तो. हमजा ने देखी हुई है. एनीवे, देखो, दे आर 100 times stronger than steel of same thickness. It's pretty cool. They're very expensive, so that's why बहुत कम जगहों पे यूज हो गए. But they can be 100 times stronger than the steel of same thickness. That is saying something. Okay. तो ये कोवेलेंट थी. कोवेलेंट में हमने दो पढ़ी, आपकी सिंपल मॉलिक्यूलर और मैक्रोमॉलिक्यूलर. सिंपल मॉलिक्यूलर में के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स वीक होते हैं क्योंकि वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस होती हैं उनमें, चाहे टेम्परिंग हो चाहे इंड्यूस्ड हो, बट ओवरऑल वैंडरवाल्स फोर्सेस वीक ही होती हैं. कोवेलेंट के मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं एंड दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दूसरा हमने टाइप ऑफ कोवेलेंट लैटिस पढ़ी है जो मैक्रोमॉलिक्यूलर होती है. मैक्रोमॉलिक्यूलर जो होते हैं वो, उनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बिकॉज यू हैव टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड्स टू मेल्ट देम. देन यू हैव आयोनिक लैटिस. आयोनिक लैटिस क्या होती है? इसमें आयंस जो हैं वो ऑपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे के एडजेसेंटली अरेंज हुए होते हैं. ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर अरेंज adjacent to each other. That is known as ionic lattice. Sorry. We already know the properties of ionic compound. They have high melting points. Why? Sorry. They have strong electrostatic forces of attraction, which are difficult to overcome. We have done this in O levels. Okay, they do not conduct electricity in solid state because इनके पास free ions नहीं होते, and they conduct electricity in liquid or aqueous solutions because of free ions. You are already aware of this. ओके. आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाते हैं. एक चीज़ याद रखना, या तो कोई चीज़ हार्ड होती है या तो कोई चीज़ ब्रिटल होती है. देखो, सॉरी, या तो कोई चीज़ हार्ड होती है या चीज़ मेलिएबल होती है. जो चीज़ें हार्ड होती हैं ना, हार्ड होने का मतलब ये है कि वो बेंड नहीं होती. हार्ड चीज़ें हमेशा टूट जाती हैं. थोड़ी जो थोड़ी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादातर अपनी शेप चेंज कर लेती हैं, वो बेंड हो जाती हैं. हार्ड चीज़ें टूट जाती हैं, सॉफ्ट चीज़ें जो हैं थोड़ी बेंड वेंड हो जाती हैं, शेप चेंज कर लेती हैं अपनी. ठीक है. आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो हार्ड होते हैं, दे आर सॉलिड्स ना, सो दे आर ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब वो टूट जाते हैं, उसकी रीजन है. ठीक है. ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस यहाँ पे हैं. ये 2 1 2 1 जो है ऑपोजिटली चार्ज आयंस, इसको प्लस माइनस कर दो, चाहे माइनस प्लस. ठीक है. ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे के एडजेसेंट हैं. ठीक है. तो जब आप इन पे फोर्स लगाते हो ना, आप इन पे स्ट्रेस लगाते हो, तो अगर इफ यू सी, तो सेम चार्ज के आयंस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं. जब सेम चार्ज के आयंस एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनके आपस में क्या होती है? रिपल्शन. तो दे स्नैप एट दिस पॉइंट. दैट्स व्हाई ionic compounds are brittle, because like charged ions or ions with the similar charge come in front of each other and they repel each other, so they snap from there. That's why ionic compounds are brittle. Okay. Then you have metallic lattices. Okay, metallic lattices में क्या होता है? Positive ions are floating in a sea of electrons. मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और वो लूज करते करते उनका पूरा एक पूल बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें पॉजिटिव आयंस फ्लोट कर रहे होते हैं. अभी जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये हर तरफ से इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं. लाइक हर पॉजिटिव आयन हर तरफ से इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट हो रहा है. तो और ये जो अट्रैक्शन होती है, कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. याद रखना, जब भी पॉजिटिव एंटिटी और नेगेटिव एंटिटी के अंदर कोई फोर्स होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है.
आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मेटालिक में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. The difference is in ionic compounds, electrostatic force of attraction is between positive ions and negative ions, while in metals, the electrostatic force of attraction is between positive ions and electrons. Right? So the electrostatic force of attraction between positive ions and negative ions is actually known as ionic bond. The electrostatic force of attraction between positive ions and electrons is known as metallic bond. ठीक है? Again, we've done this in O levels. और ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वैन डर वाल्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस तो फिजिकल फोर्सेस है ना. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो बॉन्ड है, ये तो बॉन्ड्स हैं, आयोनिक है या मेटालिक बॉन्ड्स हैं, सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर. केमिकल बॉन्ड्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल फोर्सेस. इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की? मेटल्स मैलिएबल होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी लेयर स्लाइड करती हैं व्हेन यू अप्लाई फोर्स. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये हमने ओ लेवल्स में ऑलरेडी पढ़ा था कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं. मैलिएबल और डक्टाइल इस वजह से होते हैं क्योंकि उनकी लेयर स्लाइड करती हैं. बच्चे यहाँ क्लियर है? ये सॉलिड्स हो गए हैं कंप्लीट. ठीक है, ओके. अब देखो, मुझे सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई करना है. मुझे को बताएगा ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा. कौन से कंपाउंड्स होंगे मुझे बताओ. सिंपल मॉलिक्यूलर होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूलर होंगे, मेटालिक होंगे, आयोनिक होंगे. ये चेक करना है आपने, ये देख के बताना. इनकी प्रॉपर्टीज देख के बताओ. ठीक है, बी बस. हाँ ठीक है, आमना बी आयोनिक हो गया. ठीक कह रही हो. ये इसका वैसे सिंपल कैच है ना. सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और एक्व स्टेट में करेंगे. तो यस, बी इज आयोनिक. ए और सी. ए और सी का बताओ. सी इज सिंपल मॉलिक्यूल. बिल्कुल नामना सही कह रहे हो आप, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है. ठीक है, दिस सीम्स लाइक सिंपल मॉलिक्यूलर. ए कैन नॉट बी अ मैक्रो मॉलिक्यूल. कोवेलेंट जो होते हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, व्हाट इट कैन बी, अगर कोई चीज सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है ना, तो समझ जाओ कि वो मेटल है. यस. आई एम अ मैक्रोमोलिक्यूल नहीं हो सकते. मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी, इट कैन बी ग्रेफाइट, राइट. बट मैंने पर्टिकुलर कंपाउंड का नहीं बोला. बट दिस इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी अ मेटल, क्योंकि सॉलिड स्टेट में मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. मैक्रोमोलिक्यूल ये हो सकता है, जेनेरिकली नहीं हो सकता. बट अगर आप मुझे कहते ना कि सर ये ग्रेफाइट लग रहा है मुझे, तो मैं मान लेता, क्योंकि ग्रेफाइट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ठीक है रे. अच्छा पार्टी, क्लियर है? ओके. Shamanti, is it clear? You also said macromolecule. Okay. अच्छा, liquids ऐसा है नहीं यार A levels में बहुत ज़्यादा कुछ. So we are only left with gases. Okay. So gas laws. Okay. So kinetic theory of gases बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आती रहती है, 7th 8th से पढ़ रहे हैं. गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं. बट द ग्रेट थिंग और द फैसिनेटिंग थिंग अबाउट काइनेटिक थ्योरी इज इट वाज गिवन at a time when we had no proof or no means to prove all these assumptions that were created by kinetic theory. ये तब की बात है जब कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था. ठीक है, अभी हमें ये भी नहीं पता था
कि एटम्स भी कोई चीज होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बिफोर, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रीक फिलोसोफर्स, ठीक है। दैट्स इंट्यूशन ना, दैट इज द इंट्यूशन। अब साइंटिस्ट ने पहले ही बता दिया था, जो पहले फिलोसोफर्स थे, दे सम ऑफ देम सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। और जो स्टार्स हैं वो स्टार्स गेट स्वॉलोड अप फॉर एग्जांपल, ठीक है, बाद में ब्लैक होल्स डिस्कवर हुए। तो फिलोसोफर्स थ्योरीज देते थे, ओके, बट उनके पास उसको टेस्ट करने के मीन्स नहीं थे। अब एटम जो था फॉर एग्जांपल, एक साइंटिस्ट था ना, ग्रीक फिलोसोफर था, साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते, साइंटिस्ट वर्ड जो है बहुत बाद में आया है। पहले जितने भी थे सब लोग फिलोसोफर्स थे, ठीक है। एरिस्टोटल हो गया आपका, सोक्रेटिस हो गया, ये सारे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने साइंस को बहुत कुछ दिया है। अब फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल ने लॉजिक डिस्कवर की थी, समथिंग कॉल्ड लॉजिक, कि ए अगर बी के बराबर है और बी अगर सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा। दैट वाज एक्चुअली पुट फॉरवर्ड बाय एरिस्टोटल। दैट बिकेम द फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। तो दे यूज्ड टू बी दीज सच ग्रेट पीपल। ग्रीस की तो बहुत ही रिच है हिस्ट्री, बहुत ग्रीक फिलोसोफर्स आर प्रीटी फेमस। एटम को भी जो है वो डिस्कवर किया था डेमोक्रिटस ने। उसने ये डिस्कवर तो नहीं किया था, उसने प्रपोज किया था कि एवरीथिंग, किसी भी चीज़ को दुनिया के अगर ब्रेक करेंगे तो जो उसका सबसे छोटा पार्टिकल होगा, यानी कि व्हेन यू ब्रेक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड डाउन टू इट्स स्मॉलेस्ट पीस, दैट इज गोइंग टू बी द सेम पीस, दैट इज गोइंग टू बी द सेम यूनिट, एंड ही कॉल्ड दैट यूनिट एटमोस, that later become atoms. उसने सिर्फ ये, he just put forward that, क्या लॉजिकली उसने सोचा कि हर चीज़ को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो उसकी एक ही, वो एक ही यूनिट में जो है ना, हर चीज़ एक ही यूनिट की बनी हुई है, एक ही टाइप ऑफ यूनिट्स की बनी हुई है, विच आर एटम्स। वो तो हमने बाद में डिस्कवर किया ना, एटम्स वगैरह और सारा कुछ। बट या दे वर फिलोसोफर्स, और फिलोसोफर्स जितने भी होते हैं, दे बेस्ड ऑन देयर इंट्यूशन एंड गम्पशन, बेसिकली दे पुट फॉरवर्ड दीज थ्योरीज। तो इसी तरह से अब उन्होंने काइनेटिक थ्योरी दी। अब गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैपिडली एंड रैंडमली, इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ यू थिंक अबाउट इट। अब न्यूटन की एग्जांपल ही ले लो ना, an apple fell on his head, right? It's not factually correct. There's a lot of theory that suggests that that did not happen. It's just to dramatize the effect. But an apple fell on his head, okay, and he said that there is something pulling all the objects to earth. Some things, there's some things which are very simple, लेकिन आप उसके उस तक पहुंचते नहीं हो। It's pretty much like जिसने देखो gas molecules move rapidly and randomly. If you think about it, that is true. इवन उस टाइम के भी लोगों को पता होगा यार, देयर इज सम, फॉर एग्जांपल विंड है, वो ब्लो कर रही है एंड इट मूव्स फास्ट और ये सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। कुछ बहुत सिंपल चीज़ें भी होती हैं, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। जो फिलोसोफर्स होते हैं, दोज हु थिंक डीपली, दे पिन पॉइंट दीज थिंग्स, ठीक है। सर ग्रेविटी जो है वो ऑब्वियसली सब कुछ नीचे जा रहा है। अब जब उस न्यूटन ने बता दिया तो फिर तो सारे कहते हैं हाँ यार, मेक सेंस। तो काइनेटिक थ्योरी भी उस टाइम पे दी गई थी व्हेन देयर वाज मच टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। अब उसकी कुछ एजम्पशंस थी काइनेटिक थ्योरी की, और उनमें से बहुत सारी एजम्पशंस आज भी सही हैं और कुछ गलत भी हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड रैपिडली, दिस होल्ड्स ट्रू इवन टुडे कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली और रैपिडली मूव करते हैं। दूसरा ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, विच इज़ ट्रू एज वेल, कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, because temperature is directly linked to kinetic energy. उसके बाद all collisions are perfectly elastic. Elastic collisions आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी, आई होप। इलास्टिक collisions पढ़ी हुई है ना? या यू डोंट नो? इलास्टिक collisions are when molecules एक दूसरे का collide करते हैं but there is no loss in kinetic energy, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, collisions between molecules and walls of container gives rise to pressure. This is the exact definition of pressure.
कि जब मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे हिट करते हैं, उस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये 4 एजम्पशंस थी जो कि करेक्ट हैं आज भी। ठीक है, अब पांचवी और छठी एजम्पशन जो है ना वो करेक्ट नहीं है। हमने बेसिकली पूरा लेसन पांचवी और छठी एजम्पशन को डिस्कस करना है। फिफ्थ assumption is the volume of molecules in gases is negligible compared to the distance between gas molecules. वो ये कह रहा है, अगर मैं कंटेनर लूं फॉर एग्जांपल जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो कह रहे कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम है, दिस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये assumption थी कि वॉल्यूम ऑफ gas molecules is negligible as compared to the distance between gas molecules. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस assumption. ओके, एंड द सिक्स्थ assumption is कि attractive forces जो होती हैं गैस पार्टिकल्स में वो negligible होती हैं, since they are very far away. गैस मॉलिक्यूल्स इतनी दूर होते हैं एक दूसरे के कि attractive forces जो होती हैं ना वो negligible होती हैं। ओके, चल मुझे पता assumption 5 समझ में आई है कि डिस्टेंस जो होता है गैस मॉलिक्यूल्स का इज मच ग्रेटर देन द diameter or volume of gas molecule, so the volume of molecule is almost negligible. Did you not understand what was okay about? I don't know. Okay. अब वैसे एक चीज सोचो तुम लोग, एक मोल मैंने पानी का लिया, एक मोल वाटर में 18 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड होगा ना, क्योंकि वाटर का मास कितना होता है, एमआर कितना होता है, 18 ग्राम्स होता है ना। यानी कि जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा। अगर यही वाटर को मैं गैस में कन्वर्ट कर दूं तो ये 24 डीएम क्यूब या 24,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा, बिकॉज वी नो दैट 1 मोल ऑफ वाटर ऑक्यूपाई 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 24 डीएम क्यूब ऑफ वॉल्यूम, राइट। तो सेम मॉलिक्यूल्स हैं पानी के जो लिक्विड फॉर्म में 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेंगे, और जो गैस फॉर्म में कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 24,000। तो जस्ट इमेजिन कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टैंड दैट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब 18 ऑक्यूपाई कर रहे थे लिक्विड में, अब वो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो गैस के वही सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। दिस इज जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव कि in gases how far are the molecules, and when we say that assumption 5, when we say that in assumption 5 that the distance between molecules of gases is so greater, is so much greater than the volume of gases themselves, कि जो वॉल्यूम होता है गैसेस का वो निग्लेजिबल हो जाता है। इट मेक्स सेंस, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दिस विल नॉट होल्ड ट्रू इन ऑल केसेस व्हिच विल डिस्कस लेटर। ओके, ये बॉयल्स लॉ वगैरह आप लोगों ने पढ़े हुए हैं फिजिक्स में, पढ़े हुए हैं ना बॉयल्स चार्ज लॉ। अच्छा, ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं, तो आई विल गो थ्रू इट क्विकली। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, जितना वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर उतना बढ़ेगा। ठीक है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, सच दैट कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस। लेट्स से पी और वी का अगर कांस्टेंट वैल्यू 20 के बराबर है, मैंने प्रेशर कैसे 20 के बराबर है, प्रेशर 5 है और वॉल्यूम 4 है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 20 आ रहे हैं। नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, अगर मैं प्रेशर डबल कर दूं, मैं प्रेशर 5 से 10 कर दूं, तो वॉल्यूम 4 से 2 हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर 5 से 10 कर दूं, डबल कर दूं, तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। सच दैट कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2 स्टिल 20 आ रहे होंगे प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मींस कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। अगर आप प्रेशर जितना बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा टू कीप द वैल्यू इक्वल टू दैट कांस्टेंट।
आप प्रेशर जितना कम करेंगे वॉल्यूम उतना बढ़ जाएगा, ताकि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? ओके, अच्छा ये कुछ ग्राफ्स हैं, बॉयज लॉ को ही एक्सप्लेन करें। प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और 1/v ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, क्योंकि आपने इनवर्स को तो आपने डील कर लिया ना 1/v करके। 1/v और p का जो है वो भी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर जितना बढ़ाते जाओगे पीवी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, वॉल्यूम जितना मर्जी बढ़ाते जाओ पीवी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, देन यू हैव चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ स्टेट से जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, देन v/t इज इक्वल टू k। जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन आती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में। उसके बाद आता है वो गैड्रोस लॉ, ये हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा था। वो ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, अगर सिंपल तरीके से बताऊं, वॉल्यूम जो होता है ना वो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे किसी भी गैस के तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं किसी गैस के तो उसका वॉल्यूम वही होगा। इसे हमने बताया था, मैंने आपको ओ लेवल्स में, अगर किसी ने मेरी वीडियोस देखी हो चैनल पे तो मैंने बताया हुआ उसमें कि एक मोल किसी भी गैस का होगा तो 24 डी एम क्यूब होंगे। अगर मैं बोलूँ कि 48 डी एम क्यूब है किसी भी गैस के तो उसके 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट मीन्स कि आप अगर दो गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स ले रहे हो तो उनके आप इक्वल मोल्स ले रहे हो, यानी कि अगर मैंने 48 डी एम क्यूब ही ऑक्सीजन के लिए और 48 डी एम क्यूब ही मैंने नाइट्रोजन के लिए तो मैं दोनों के 2-2 मोल ही ले रहा हूँ। दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और इसका एक्सप्रेशन बनता है v/n, जब इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाते हैं। तो अब इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम। हमारा बॉयल्स लॉ था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, चार्ल्स लॉ था v/t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एवोगैड्रोस लॉ था v/n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इनको सबको हमने मर्ज कर दिया एक और कांस्टेंट में, और हमने उनको ये वैल्यू दे दी। तो प्रेशर और वॉल्यूम न्यूमरेटर में थे, ये हमने कर दिए, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, इसमें टी आ रहा था और इसमें एन आ रहा था, उसको हमने कंबाइन कर दिया। तो pv/nt is equal to another constant and we call that constant r. This constant is known as universal gas constant, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 8.31। पहले आप लोगों को एएस के पेपर में डेटा बुकलेट आती थी, उसमें आपको वैल्यू दी होती थी। अभी भी वैसे वो आपको क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू दे देगा आर की वैल्यू, लेकिन इतनी दफ़ा करोगे कि याद हो जाएगी। दिस इज 8.31, वैल्यू क्या है आर की 8.31, ठीक है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम रीअरेंज करें, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं, पी वी ओवर एन टी इज इक्वल टू आर है ना, तो आई हैव पी वी ओवर एन टी इज इक्वल टू आर। को रीअरेंज करूं, इसको इधर ले जाऊं तो ये बन जाता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस लॉ इज नोन एज आइडियल गैस लॉ। बेसिकली आर जो है ना, दिस कंबाइंस ऑल द लॉज, ऑल द गैस लॉज इन अ सिंगल इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आप कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपके सारे जितने जो गैस लॉज हैं वो सारे, दिस आइडियल गैस लॉ इज बेसिकली फॉलोइंग ऑल द लॉज, ऑल द गैस लॉज, हमने कंबाइन कर दिया उनको एक ही एक्सप्रेशन में, एक ही इक्वेशन में, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इनके यूनिट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रेशर हमेशा न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल्स में होगा, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होगा, टेम्परेचर, मोल्स का तो मोल ही होते हैं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज मेजर्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया हुआ आपको, ठीक है। एंड 103 kPa प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ आपको, वॉल्यूम दिया हुआ आपको। मैथ्स निकालना है आपने अमोनिया का। आपके पास फॉर्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें मैथ्स तो है ही नहीं, लेकिन इसमें मोल्स हैं, और हमें पता है मोल्स किसके बराबर होते हैं, मैथ्स ओवर एम आर के,
ठीक है, तो आप मोल्स निकाल लो। आप मोल्स निकालेंगे पीवी ओवर आर टी करके, ठीक है, जिसमें अजीन हमने इन सारे लॉज को जो हमने पीछे पढ़े हैं ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रो, तो उनको हमने कंबाइन कर दिया एक सिंगल लॉ के अंदर। पी वी इज इक्वल टू के वन बॉयल्स लॉ था, वी ओवर टी इज इक्वल टू के टू चार्ल्स लॉ था, वी ओवर एन इज इक्वल टू के थ्री, ये आपका एवोगैड्रो लॉ था। इनको हमने एक एक्सप्रेशन में मर्ज कर दिया, ठीक है, पी वी ओवर एन टी, और दैट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट के फोर, जिसको हमने नाम दिया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। इसको जब हम अरेंज कर लेते हैं, पी वी ओवर एन टी इज इक्वल टू आर को, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में वो जितने लॉज हैं, चार्ल्स, बॉयल्स और एवोगैड्रो, वो सब एक ही इक्वेशन में मर्ज हो गए हैं और एक ही लॉ में मर्ज हो गए हैं, और लॉ होता है आइडियल गैस का लॉ। ठीक है अजीन, ओके, यहाँ तक किया था हमने। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम आपका ये यूनिट्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर केल्विन में होगा, और आर की वैल्यू 8.31 होती है। ठीक है, अब मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे आपको मैथ्स निकालना था अमोनिया का, लेकिन मैथ्स तो एक से एक्सप्रेशन में नहीं है, लेकिन मोल्स हैं तो हम मोल्स निकालते हैं। प्रेशर हमारे पास 103 किलो पास्कल है, इसको हमें पास्कल्स में कन्वर्ट करना होगा। वॉल्यूम हमारे पास इसमें है, वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में रखते हैं। आर 8.31 है, टेम्परेचर आपके पास डिग्री सी में है, तो इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखो, पी इज इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर को मैंने किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम मेरा वही आ गया, वॉल्यूम वही है या, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेना था। एन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, आर की वैल्यू हमें 8.31 पता है, टेम्परेचर आपका 60 डिग्री सी में दिया हुआ था, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं, तो आपके पास ये मोल्स आ गए। जब आपने मास निकालना है तो फॉर्मूला है आपके पास मोल्स इक्वल टू मास ओवर एम आर, तो मास हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय एम आर, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एम आर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने टॉपिकल्स में, जिसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। ओके, समटाइम्स वो ये भी करता है, ऐसे आपको बता दो इन्फॉर्मेशन के लिए, समटाइम्स वो ये करते हैं कि इसी के अंदर ही प्लग इन कर देते हैं। मोल्स इक्वल मैस ओवर एम आर है ना, तो एन की जगह डायरेक्टली एम ओवर एम आर पुट भी कर देंगे, आगे आर टी, फिर इसको वो मैन्यूपुलेट कर लेंगे। आप ये भी कर सकते हो, इसको मैन्यूपुलेट कर लो, एम आर को उधर ले जाओ, पी वी एम आर ओवर आर टी विल बी इक्वल टू मैस। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करके भी निकाल सकते हो। यहाँ पे दो स्टेप्स में किया है ना हमने, पहले मोल्स निकाले हैं फिर मैस निकाला है, तो आप डायरेक्टली मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पे प्लग इन करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर एवरीबडी? आयमा, आमना, आमना, इज इट क्लियर? ओके, और यार हमारा इतना चैप्टर रह नहीं गया, बट आई थिंक यहाँ तक रखते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। राइट, इधर तक रख लें अभी। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह चैप्टर फिनिश करेंगे अपना फर्स्ट हाफ आवर में, नेक्स्ट हाफ आवर में हम इसके पास पेपर सॉल्व करेंगे, तो दिस विल बी आवर फोर्थ चैप्टर विच विल बी डन। चल, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो लेट मी नो, इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई और भी है तो बता दो। नो क्वेश्चंस? चलो हमजा, नाइस टू नो, सेम है, पाकिस्तान में कम लोग जानते हैं। एनीवे,
केमिस्ट्री रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है एनीवन? इफ इट्स क्लियर तो यू गाइस कैन लीव। अल्लाह हाफिज। बाय बाय आमना।